नमस्कार। आज हम बात करेंगे लो स्टमक एसिड के बारे में। अभी तक हमने वीडियोस में देखा कि जब स्टमक में HCl ज्यादा होता है, ज्यादा एसिड सीक्रेशन की वजह से जो एसिडिटी होती है, जो पेट में अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है, और उसका कारण क्या था? HCl का ज्यादा सीक्रेशन। आज हम बात करेंगे HCl के लो सीक्रेशन की, जिसको हम लो स्टमक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर लो HCl भी जिसको बोला जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ स्टमक एसिड्स भी जिसका नाम है, और जिसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या में HCl जो है स्टमक से कम रिलीज होना चालू होता है, HCl की कमी होना चालू हो जाती है। इसी की वजह से इसको हाइपो कहा जाता है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब HCl की कमी। और इसकी वजह से तीन बेसिक समस्याएं होती हैं, जो होती हैं एक इंडाइजेशन, दूसरा कई प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और तीसरा होता है कि जब इंडाइजेशन होता है, जब खाना पचना बंद हो जाता है, ऐसे केस में फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन की वजह से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो ये तीन विशेष जो समस्याएं लो स्टमक एसिड की वजह से पैदा होती हैं, एक तो इंडाइजेशन, दूसरे नंबर पर डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, और तीसरे नंबर पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो इंडाइजेशन अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। खाना पच ही नहीं रहा है, इसी की वजह से वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मल्टीपल डेफिशिएंसीज आना चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होना चालू हो जाएंगे। और अगर पचेगा नहीं तो फिर वो फर्मेंट होगा, और फर्मेंटेशन जब होगा खाने का तो वहां पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी होना चालू हो जाएगी। ये तीन बेसिक नुकसान होते हैं लो स्टमक एसिड की वजह से। अब हम देखेंगे स्टमक एसिड्स जो रिलीज होते हैं उनका काम क्या है। तो सामान्य तौर पर यह दो तरीके से काम करता है। पहला काम तो है इसका कि ये प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और दूसरा काम है ये प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में, B12 के एब्जॉर्प्शन में, और कुछ मिनरल्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करने का काम करता है। दूसरा है ये डाइजेशन में काम करेगा आपके, और डाइजेशन के साथ साथ में इम्यूनिटी एनहेंसर का भी काम करता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस जो हम खाने के साथ अंदर ले जाते हैं, वो ये HCl जो है, यही HCl उनको पेट में खाने के साथ जो पहुंचे हुए हैं उनको मारने का काम करता है। तो वो शरीर में अगर ज्यादा रहेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा रहेगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम देखें कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता था, ये तो था एसिड का काम। अब हम देखेंगे कि अगर ये एसिड कम रिलीज होना चालू हुआ, अगर ये स्टमक एसिड्स कम होना चालू हुए, तो फिर ये क्या होगा? एक तो डाइजेशन गड़बड़ होना चालू हो जाएगा, डाइजेशन गड़बड़ होना चालू हो जाएगा, उसके साथ में इम्यूनिटी भी हैम्पर होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये HCl आपके प्रोटीन को ब्रेक करके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। दूसरा, यही जो HCl है ये आपके B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा था, आपके प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। तो ये चीजें रुकेंगी, और अगर ये रुकेंगी तो डेफिनेटली अगर इंडाइजेशन हुआ तो फर्मेंटेशन होगा। आप ये मान लीजिए कि अगर खाना पचा नहीं तो खाना सड़ेगा, और अगर खाना सड़ा तो डेफिनेटली उस सड़ते हुए खाने में वहां पर बैक्टीरियाज ग्रो होना चालू हो जाएंगे। जो आपके नॉर्मल फ्लोराज होते हैं जो आंतों में, वहां नॉर्मल फ्लोराज की जगह एबनॉर्मल बैक्टीरियाज की कॉलोनी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा नुकसानदायक बैक्टीरिया अगर आपकी आंतों में रहेंगे तो फिर वो आमाशय और आंतों से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं कराने का काम करेंगे। तो ये तो हो जाता है कि आपका अगर ये एसिड लो होता है तो ये क्या क्या नुकसान करेगा। अब हम देखेंगे कि इस स्टमक एसिड के लो होने के मूल कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि जैसे गैस्ट्राइटिस में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, तो एक वीडियो होता है उसमें कि एट्रोफी हो जाती है जब आपके स्टमक की अंदर की लेयर धीरे धीरे करके सूखना चालू हो जाए, वहां की कोशिकाएं खराब होना चालू हो जाती हैं,
ऐसे कंडीशन में एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। और जब आमाशय की दीवार की पूरी जो सेल्स हैं वो सूखना चालू होती हैं, तो वो सेल भी सूखती हैं जहां से गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन मतलब गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो सूखना चालू हो जाती हैं। गैस्ट्रिक एसिड जो निकलता है, HCl जहां से निकल रहा है, वो सेल्स जब एट्रोफिक होना चालू हो जाती हैं तो फिर HCl निकलना कम चालू हो जाता है, जिसको HCl की कमी ड्यू टू एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। दूसरा जो कारण है वो है H पाइलोरी का इंफेक्शन। अगर मान लो H पाइलोरी का इंफेक्शन बार बार करके हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टमक एसिड्स धीरे धीरे करके कम निकलना चालू हो जाते हैं। जो अब सामान्य तौर पर एक सोचने वाली बात यह है कि जनरली बोला जाता है कि H पाइलोरी तो अगर आप एसिड सीक्रेशन को कम कर दो तो खत्म हो जाता है। सामान्य तौर पर अपन ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है H पाइलोरी को खत्म करने का वो होता है कि आप HCl के ओवर प्रोडक्शन को खत्म कर दो। HCl अगर जो ज्यादा था वो कम हो जाएगा, तो जैसे ही कम मतलब सामान्य, ज्यादा से कम का मतलब सामान्य की तरफ आएगा, तो वो धीरे धीरे करके जो H पाइलोरी था अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टमक एसिड्स नॉर्मल से लो की तरफ जाएगा तो वो भी आपके H पाइलोरी के इंफेक्शन का कारण बन सकता है। और जो यहां इंडाइजेशन और फर्मेंटेशन होगा उसके केस में भी H पाइलोरी इंफेक्शन हो सकता है। तो सामान्य तौर पर जो कहा जाता है कि अगर अति किसी चीज की खराब है तो कमी भी खराब है। तो ना तो कमी हो ना अति हो, सामान्य होना बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से कहा जाता रहा है समाग्निश्च, अग्नि जो है वो सम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा और ना कम। तो अगर हम HCl को अग्नि का स्वरूप माने तो डेफिनेटली ना तो HCl ज्यादा अच्छा है ना HCl की कमी अच्छी है। ज्यादा HCl को बोला जाता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया। हाइपर क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है जब HCl ज्यादा सीक्रेट होता है तब। और ये है कंडीशन लो स्टमक एसिड मतलब हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है। तो दूसरा कारण हो गया आपका H पाइलोरी का इंफेक्शन। तीसरा कारण होता है एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशंस जब लगातार लिए जाते हैं। तो एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशंस जब लगातार लिए जाएंगे, तो एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन हम कब ले रहे हैं? PPIs, जो सवेरे खाली पेट की गोली। एसिडिटी हो रही है हमको तो सवेरे सवेरे रोज गोली खाने के लिए बोला है, तो वो जो गोली हम रेगुलर खा रहे हैं, तो गोली अगर मजबूरी में खा रहे हैं तो चलेगा कि भाई एसिडिटी बहुत ज्यादा थी, हमने गोली खा करके कुछ समय में जो ज्यादा एसिडिटी थी उसको ठीक कर लिया। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सवेरे सवेरे तो एसिडिटी ना हो इसके लिए गोली खा रहे हैं, और बाकी पूरे दिन फिर एसिडिटी कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, उसके लिए एसिडिटी होती रहे, उसके लिए पूरे दिन खाना उल्टा सीधा ज्यादा मात्रा में गंदे तरीके से जल्दी जल्दी खा लिया, बाहर का खा लिया, मसाले खा लिए, तो वो जो सवेरे एसिडिटी की गोली खाई थी वो गोली भी सोचती होगी भाई हमको खाया ही क्यों। तो वो चीज जो है इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं PPIs का तो डेफिनेटली वो एक कारण बनेगा, क्योंकि आप एसिड को सप्रेस कराने का ही तो काम कर रहे हैं। PPIs का काम ही है टू सप्रेस द एसिड लेवल, एसिड सिक्रेशन लेवल। तो जब एसिड का सिक्रेशन ही कम होना चालू हो जाएगा PPIs की ज्यादा इंटेक की वजह से, तो वो ये बीमारी कराने का कारण बन सकता है। तो ओवर यूज ऑफ PPIs भी जो है, रेगुलर यूज ऑफ जो PPIs हैं, एसिड रिड्यूसिंग ड्रग्स जो हम ले रहे हैं, मेडिकेशंस जो हम ले रहे हैं, वो भी एक कारण होता है लो स्टमक एसिड्स का। इसके अलावा एक कारण होता है एडवांस्ड एज। जब उम्र ज्यादा बढ़ती है तब भी यह समस्या होना चालू हो जाती है। जैसे उम्र ज्यादा बढ़ रही है तो ज्यादा उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे करके शरीर की सारी ही अंगों की शिथिलता बढ़ती चली जाती है। अब आजकल उम्र बढ़ने का इंतजार ही नहीं है शरीर को, क्योंकि शरीर सामान्य तौर पर बिल्कुल ही लेथार्जिक बना के रखा हुआ है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है, काम बिल्कुल है नहीं। तो शरीर के सारे अंग ही धीरे धीरे करके अपनी उम्र के पहले ही लेथार्जिक होना चालू हो रहे हैं। तो एडवांस्ड एज बोला जाता है एक कारण, लेकिन वो अब आजकल एडवांस्ड एज होने की जरूरत ही नहीं है। आजकल 30-35 साल 40 साल की उम्र में ही जो आपके गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके इनएक्टिव टाइप के होना चालू हो जाते हैं, लेथार्जिक होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड का रिलीज जो है वो कम होना चालू हो जाता है। अब इसके बाद एक कारण होता है जो भी आप गैस्ट्रिक सर्जरी कराते हैं, जो आमाशय में अगर बाय चांस जैसे गैस्ट्रेक्टमी कराई है आपने, गैस्ट्रेक्टमी में आमाशय का कुछ हिस्सा काट के निकालना पड़ जाता है, कोई रीजन था उसकी वजह से कराया, तो वो भी एक कारण बनता है जो आपके इस जो लो स्टमक एसिड है उसके कारणों में रखा जाता है। अब हम देखें कि कारण के अलावा
जो ये लो स्टमक एसिड है, इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में सामान्य तौर पर इंडाइजेशन मतलब अपच रहेगी, ब्लोटिंग पेट फूला हुआ रहेगा, पेट ज्यादा फूला रहेगा, इसके साथ में जो आपको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, या फिर आपको पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है डेफिनेटली। और इसके साथ में अगर ये अनडाइजेस्टेड फूड लंबे समय तक भरा रहा आइदर स्टमक में और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डेफिनेटली ये आपके रिफ्लक्स और हार्ट बर्न का कारण बन सकता है। हार्ट बर्न मतलब सीने में भारीपन, सीने में जलन जैसी, और रिफ्लक्स का मतलब एसिड रिफ्लक्स जो होता है उसके लिए भी ये कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, लो स्टमक एसिड से आप बहुत लंबे समय तक अगर परेशान रहते हैं, तो ये हेयर लॉस भी कराएगा, ये जनरल डेबिलिटी भी कराने का काम करता है। साथ में ये फटीग, वीकनेस जो है ना, एकदम से आपका शरीर टूटा टूटा रहेगा, एकदम से शरीर में कार्य करने की क्षमताएं कम होना चालू हो जाएंगी, एकदम शरीर का आलस बढ़ना चालू हो जाएगा, पेट एकदम पूरा भारी भारी रहेगा और शरीर टूटा टूटा सा रहना चालू हो जाएगा। ये जो है ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सामान्य तौर पर इसके साथ में देखने को मिलते हैं। अब एक है नमनेस रहेगी, हाथ पैर जो होते हैं ना, सामान्य तौर पर एक कंप्लेन करते हैं लोग कि हाथ अगर थोड़ा दब जाए यहां तो हाथ पूरा यहां सूना हो जा रहा है, पैर अगर थोड़ा मोड़ के बैठ जाए तो पैर सो जा रहा है, पैर का पंजा सूना हो जा रहा है। तो ये जो नमनेस है, ये नमनेस होने का कारण भी लो स्टमक एसिड हो सकता है, जिसकी वजह से वो तीन जो कारण थे, सबसे पहले तीन प्रॉब्लम्स जो करा रहा है लो स्टमक एसिड, इंडाइजेशन, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो ये तीन तो है ही बेसिकली। इन तीन की वजह से जैसे इंडाइजेशन होगा तो खाना पचेगा नहीं, शरीर में नहीं लगेगा तो कमजोरी आएगी, हो सकता है वजन कम होना चालू हो जाए, एकदम लगातार वजन एकदम से गिरना चालू हो गया, जो कि हाइपरक्लोरहाइड्रिया में भी मिलता है, लेकिन ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया में भी मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं। अब हम जाने कि इस समस्या को डायग्नोस कैसे किया जाएगा। तो डायग्नोस करने के लिए विशेष 4 टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म करे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर एक तो टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा टेस्ट। तो बेकिंग सोडा टेस्ट बहुत इजी सा टेस्ट है, घर में आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि बेकिंग सोडा का काम कैसे करता है ये मैं बता दूं पहले आपको, कि बेकिंग सोडा जब HCl के साथ में कंबाइन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्फ के रूप में आपके शरीर में प्रेजेंट होगा, बर्फ आएंगे आपको, एकदम डकार आएगी। तो आपको इसको टेस्ट कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को, आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा आधा ग्लास पानी में घोल करके, लगभग 150 से 250 ml पानी में घोल करके आप वो पी लीजिए। और जैसे ही आप वो पिएंगे, जैसे ही पिएंगे, अगर विद इन 1 मिनट आपके बर्फ आना चालू हो गई, इसका मतलब था कि एसिड, आपका पेट में एसिड थे। वो बेकिंग सोडा जैसे ही एसिड के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आपको बर्फ आएगी। अगर 3 से 5 मिनट तक आपको डकार नहीं आई तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि बेकिंग सोडा तो गया लेकिन उसको वहां एसिड नहीं मिला, और एसिड नहीं मिल पाने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाया, तो बर्फ नहीं आई। तो इसका मतलब होता है आप बेकिंग सोडा पानी के साथ मिलाकर के पी लीजिए और 3 से 5 मिनट वेट करिए। अगर 3 से 5 मिनट तक बर्फ नहीं आ रही है, डेफिनेटली ये मान लिया जाएगा कि लो स्टमक एसिड का केस है। दूसरा होता है, एक टेस्ट और है जिसको हीडलबर्ग पीएच टेस्ट बोला जाता है। हीडलबर्ग पीएच टेस्ट में भी एक स्पेसिफिक कैप्सूल आपको खिलाया जाता है, स्वेलो करना है आपको, वो ट्रांसमीटर के थ्रू आपको भेजा जाएगा आपके स्टमक तक, और उसके कैप्सूल पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, वो कैप्सूल आपके पीएच लेवल को मेजर करेगा अंदर जाके। तो वो कैप्सूल आपने अंदर पहुंचा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बेकिंग सोडा है वो आपको फिर से पीना है। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, आपके जो भी एसिड जो पेट में होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद अब पेट में एसिड नहीं है। अब आप देखेंगे कि कितनी देर के बाद आपके स्टमक का जो एसिड पीएच लेवल है वो मेंटेन होता है, रेगुलर पे आता है। तो कितनी देर में आ रहा है वो डिपेंड करेगा, उसको हीडलबर्ग पीएच टेस्ट बोला जाता है। यहां ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बेसिकली। तो इस टेस्ट में सामान्य तौर पर एक कैप्सूल, एक ट्रांसमीटर और साथ में जो बेकिंग सोडा है उसका यूज किया जाता है, और फिर आप जब बेकिंग सोडा से पीएच को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज करने के बाद
दोबारा पीएच लेवल मेंटेन नॉर्मल कितनी देर में होता है, वो बताता है कि आपके जो आपका एसिड है, एसिड रिलीज किस हिसाब से है, कितनी देर में एसिड आपका पेट निकाल पा रहा है। तो तब जाके पता लगा पाते हैं हम कि लो स्टमक एसिड है या स्टमक एसिड प्रॉपर है या फिर स्टमक एसिड ज्यादा है। तो हिडलबर्ग पीएच टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। एक होता है स्मार्ट पिल टेस्ट। स्मार्ट पिल टेस्ट में मतलब वो एक पिल होती है, स्मार्ट पिल जिसका नाम है बेसिकली, वो आपको स्वेलो कराई जाती है, जो आपके पीएच के लेवल को मेजर करती है अंदर। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक स्ट्रिंग टेस्ट। गैस्ट्रिक स्ट्रिंग टेस्ट का मतलब होता है, यहां आपके पीएच पेपर का भी यूज होता है। यह बड़ा स्पेसिफिक सा टेस्ट है। इसमें क्या होगा, एक धागे से बांध करके आपको एक कैप्सूल स्वेलो कराया जाएगा। उस कैप्सूल को 10 मिनट के लिए अंदर रखा जाएगा। उसके बाद उस धागे से होते हुए उस कैप्सूल को खींच करके बाहर निकाला जाएगा स्टमक से, और मुंह से होते हुए वो बाहर आ जाएगा। फिर पीएच पेपर जो होता है उस पर उस जो कैप्सूल आपने अंदर लिया था उसको डालते हैं, और फिर वो बताता है कि लेवल क्या है। तो अगर ये 1 to 2 के आसपास अगर रहे तब तो बोला जाता है नॉर्मल स्टमक एसिड्स हैं। अगर ये 3 to 5 हो जाए तो डेफिनेटली इसको बोला जाता है लो स्टमक एसिड्स। अगर 3 to 5 हो जाए, पीएच जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब आपका पीएच की वैल्यू ऊपर बढ़ती है, तो बोलते हैं कि एसिडिटी कम हो रही है, एसिड कम है। बोलते हैं ना 7.2 से ऊपर हो गया तो वो बिल्कुल अल्कलाइन हो जाता है। तो HCl का मतलब, तो ये तो HCl तो हाईली एसिडिक है ना। तो जैसे जैसे 3 to 5 रहेगा तो बोला जाएगा कि स्टमक एसिड्स लो हैं, और अगर 5 से ज्यादा आ गया तब फिर बोला जाता है एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है नो स्टमक एसिड्स। तो अगर पीएच लेवल आपका 5 से ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली लो नहीं, नो स्टमक एसिड्स का केस बनेगा। और अगर पीएच आपका 0 के आसपास आ रहा है तो इसको बोला जाएगा हाईली एसिडिक। ठीक है, तो ये अपन टेस्ट कर सकते हैं, गैस्ट्रिक स्ट्रिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट तो खैर कराया जाएगा, ये आपको लैब पर जाके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाकर के करना पड़ेगा। घर में जो परफॉर्म किया जा सकता है वो केवल पहला वाला टेस्ट था, जिसको बेकिंग सोडा टेस्ट बोला जाता है। वो आप घर में परफॉर्म करके पता लगा सकते हैं कि आपके स्टमक एसिड्स किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं। तो ये आपके टेस्ट तक का मैटर हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। तो जो आपका स्टमक एसिड्स, लो स्टमक एसिड्स का केस है, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स क्या क्या रहेंगे, उसके लिए आप योगा में एक्सरसाइजेस कौन सी करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी कर सकते हैं, उसके साथ में आप अगर क्रोमोथेरेपी में कुछ कर सकते हैं तो क्या है, या फिर आप इसके लिए डाइट थेरेपी कैसी रखेंगे। ये पूरा एक वीडियो, चूंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 बनाएंगे लो स्टमक एसिड्स का, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग पेट के भारीपन की वजह से परेशान है वो अपनी समस्या को समझ पाए, इसलिए उन तक ये वीडियो पहुंचना आवश्यक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।